जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। 2030 तक भारत के फोर्सेस को मिलेगा देसी S-500 एयर डिफेंस सिस्टम। व्हाइट हाउस ने क्लियर किया कि आसिम मुनीर को नहीं किया गया है यूएस की मिलिट्री परेड में इनवाइट। ईरान की मिसाइल्स ने पार किया इसराइल के आयरन डोम सिस्टम को। मणिपुर से रिकवर किए गए हैं 328 हथियार। और ईरान का दावा कि उन्होंने गिराए हैं इसराइल के 3 F-35 फाइटर्स। तो जैसे कि डीआरडीओ ऑफिशियल्स ये तो कंफर्म कर चुके हैं कि भारत का जो कुशा सिस्टम होगा वो रशिया के S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के इक्विवेलेंट होगा। तो अब भारत के इसी अपकमिंग कुशा एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर द हिंदू बिजनेस लाइन की तरफ से एक लेटेस्ट रिपोर्ट देखने को मिली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस परियोजना के तहत जो डीआरडीओ है वो कुशा के 3 अलग अलग वेरिएंट्स को बना रही है और भारत की मिलिट्री के सर्विसेज में इनका जो पॉसिबल इंडक्शन है वो 2030 तक हमें देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक कुशा के जो 3 वेरिएंट्स बनाए जा रहे हैं उनके नाम है M1, M2 और M3। जो M1 होगी वो शॉर्ट रेंज का मिसाइल सिस्टम होगा, जो M2 होगी वो मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल होगी और जबकि M3 लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल होगी जिसकी रेंज 400 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। और डीआरडीओ को इस बात का पूरा विश्वास है कि जो एक कुशा सिस्टम है ये भारतीय वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को कैपेबिलिटीज के मामले में पीछे छोड़ देगा। रिपोर्ट के मुताबिक कुशा को एक मल्टी लेयर्ड स्पेस प्रोटेक्शन सिस्टम के तौर पर डिजाइन किया जा रहा है और इस सिस्टम के तहत जो मिसाइल के 3 अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे तो उनके लिए जो किल व्हीकल है वो तो एक ही रहेगा, लेकिन अलग अलग वेरिएंट्स अलग अलग रेंजेस के लिए अलग अलग बूस्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। और इसी के तहत जो सबसे पहले वाला वेरिएंट है M1, तो उसके जो पहले विकास परीक्षण हैं वो इसी वर्ष सितंबर के महीने में आयोजित किए जाएंगे और भारत के फोर्सेस में इसका इंडक्शन 2028 तक देखने को मिल सकता है। और बाकी सिस्टम की डेवलपमेंट प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करने के लिए जो कुशा M2 होगा उसके ट्रायल्स अगले वर्ष यानी कि 2026 में और कुशा M3 के ट्रायल्स 2027 में देखने को मिलेंगे। और डीआरडीओ को इस बात की उम्मीद है कि एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम कुशा का जो इंडक्शन है वो 2030 तक कंप्लीट हो जाएगा, जो कि काइनेटिक प्रोजेक्टाइल्स के खिलाफ भारत को एक बहुत ही मजबूत वॉल की तरह नए सॉल्यूशन प्रदान करेगा। भारत सरकार ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश वाले मामले के कारणों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक हाई लेवल पैनल को सेटअप किया है और ऑफिशियल्स का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन स्मूथली प्रोग्रेस हो रही है। बाकी जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है तो उसके ब्लैक बॉक्स को ऑलरेडी रिकवर कर लिया गया है और उसके माध्यम से दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। और जबकि एक अपडेट एयर इंडिया की तरफ से देखने को भी मिला है कि डीजीसीए के निर्देशों के अनुसार एयर इंडिया ने अपने 9 बोइंग 787 एयरक्राफ्ट के सेफ्टी चेक्स को कंप्लीट कर लिया है और जबकि बाकी के 24 एयरक्राफ्ट के सेफ्टी चेक्स की प्रोसेस भी ऑन ट्रैक है। हालांकि ऑफिशियली तो नहीं बताया गया कि इस जांच के दौरान क्या सामने आया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि जो 9 एयरक्राफ्ट की जांच की गई है तो उसमें ऐसा कोई भी इशू नहीं पाया गया। और फिलहाल अभी तक जो अलग अलग एविएशन एक्सपर्ट्स हैं तो उनमें से अधिकतर का यही मानना है कि ये जो दुर्घटना हुई है इसका प्रमुख कारण दोनों इंजन्स का फेल हो जाना है। इसके अलावा एक बड़ा अपडेट यह है कि जैसा कि 2 दिन पहले मीडिया रिपोर्ट्स आई थी जिनमें क्लेम किया गया था कि अमेरिका ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अमेरिका के आर्मी डे में शामिल होने के लिए इन्वाइट किया है, लेकिन अब इसी पर फाइनेंशियल एक्सप्रेस की तरफ से एक रिपोर्ट देखने को मिली है और जिसमें उन्होंने व्हाइट हाउस के हवाले से बताया है कि उन्होंने 14 जून को यूएस के मिलिट्री परेड में शामिल होने के लिए आसिम मुनीर को ऐसा कोई भी इन्विटेशन नहीं भेजा है। और केवल आसिम मुनीर ही नहीं बल्कि किसी भी फॉरेन मिलिट्री लीडर को इस तरह का कोई इन्विटेशन नहीं भेजा गया है। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर इसराइल के एयर स्ट्राइक के बाद अब ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में इसराइल पर मल्टीपल बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च करी हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल रात को ईरान ने कम से कम 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स इसराइल की तरफ लॉन्च करी थी। और सोशल मीडिया पर इसको लेकर जो वीडियो सामने आई हैं उनको देखकर ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि इस बार जो इसराइल का आयरन डोम सिस्टम है वो सभी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया था और इस बार जो ईरान की मिसाइलें हैं वो इसराइल के तेल अवीव जैसे आबादी वाले क्षेत्र में भी गिरी हैं। और इजरायली मिलिट्री के मुताबिक कम से कम 50 मिसाइल्स ऐसी थी जो कि इंटरसेप्ट नहीं हो पाई हैं और जबकि छोटे नंबर्स में कुछ मिसाइल्स ऐसी थी जिन्होंने इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भी पार कर दिया और जिससे तेल अवीव के रेजिडेंशियल एरियाज़ में कैजुअलिटीज़ और डैमेज हुए हैं। और इजरायली मीडिया के मुताबिक 3 इजरायलियों की इसमें जान गई है और करीब 70 लोग घायल भी हुए हैं। और पिछले 24 घंटे में ईरान की तरफ से 3 बार जवाबी कार्रवाई की जा चुकी है। और वहीं आज शनिवार को इसराइल के रक्षा मंत्री ने इस बात को लेकर वार्न किया है कि अगर ईरान इसराइल पर लगातार मिसाइल्स फायर करना जारी रखता है तो फिर ईरान जलेगा। बाकी ऐसी भी रिपोर्ट्स देखने को मिली है कि नातान्ज में न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट करने के बाद अब इसराइल के दूसरा टारगेट है ईरान का फोर्डो, जो कि ईरान का सेकंड लार्जेस्ट और सबसे ज़्यादा सुरक्षित न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स माना जाता है, जहाँ पे यूरेनियम को वेपन ग्रेड लेवल्स तक इनरिच किया जाता है। और एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि अगर इसराइल इस फैसिलिटी को टारगेट कर देता है तो इससे ईरान के जो न्यूक्लियर एम्बिशंस हैं वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो जाएंगे। और जबकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसराइल का जो ये पूरा ऑपरेशन है तभी रुकेगा जब वो ईरान की इस फोर्डो वाली फैसिलिटी को भी पूरी तरह से एलिमिनेट कर देंगे।
बाकी इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कंफर्मेशन दिया गया है कि उन्होंने ईरान के 9 सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट को एलिमिनेट किया है जो कि ईरान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को एडवांस करने के लिए जिम्मेदार थे। और जबकि ईरान की तरफ से एक बड़ा क्लेम ये किया गया है कि उन्होंने इसराइल के हाईली कस्टमाइज्ड 2 F-35I स्टेल्थ फाइटर जेट्स को भी शॉट डाउन किया है और ये एयरक्राफ्ट 13 जून को इसराइल के ऑपरेशन राइजिंग लाइन में शामिल थे। और अगर ईरान का क्लेम सच है तो ये दूसरी बार होगा जब कॉम्बैट में F-35 फाइटर्स शॉट डाउन किए गए। हालांकि इस क्लेम को साबित करने के लिए अभी तक ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस देखने को नहीं मिले, जबकि इसराइल ने ईरान के इस क्लेम को सिरे से खारिज किया है और इसे फेक न्यूज़ बताया है। और बाकी इनिशियल रिपोर्ट से सामने आया है कि ऑपरेशन राइजिंग लाइन को अंजाम देने के लिए इसराइल के जो F-35 फाइटर्स हैं तो वो ईरान में लगभग 2000 किलोमीटर अंदर तक उड़े थे और F-16 और F-15 जैसे फाइटर्स के कोऑर्डिनेशन के साथ उन्होंने इन प्रिसिशन स्ट्राइक्स को अंजाम दिया। बाकी कल शाम को इस सिचुएशन को लेकर ईरान के विदेश मंत्री ने अपने भारतीय काउंटर पार्ट विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करी थी, जिसमें जहां एक तरफ भारतीय विदेश मंत्री ने सिचुएशन को डीएस्केलेट करने पर जोर दिया, वहीं दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्री को बताया है कि इसराइल की स्ट्राइक्स ने डिप्लोमेटिक पाथ को पटरी से उतार दिया है। और जबकि ईरान के खिलाफ हाल ही में इसराइल द्वारा किए गए हमलों की निंदा के लिए जो एससीओ डिस्कशन हुआ था तो उससे भारत ने दूरी बनाई है और इस पूरे मामले पर एससीओ मेंबर्स के सामने भारत ने अपनी पोजीशंस को कन्वे किया है और भारत ने डीएस्केलेशन के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर ही जोर दिया है। और बाकी एससीओ मेंबर्स ने जो इसराइल की स्ट्राइक्स की निंदा करने के लिए जो स्टेटमेंट जारी करी थी तो उस स्टेटमेंट से भारत ने अपनी दूरी बनाई है। मणिपुर के 5 वैली डिस्ट्रिक्ट्स में मणिपुर पुलिस, सीएपीएफ, आर्मी और असम राइफल्स के जॉइंट ऑपरेशन में भारी मात्रा में हथियारों को रिकवर किया गया है, जिनमें 151 एसएलआर राइफल्स, 65 इंसास राइफल्स, 73 अदर राइफल्स, 5 कार्बाइन गन्स, 2 MP5 गन्स और ऐसी अन्य वॉरलाइक स्टोर्स को मिलाकर टोटल 328 वेपन्स को रिकवर किया गया है। बाकी एक इंटरेस्टिंग अपडेट यह है कि अभी हाल ही में पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कुछ ऐसा कहते हुए दिखाई दिए कि अभी जो 7 मई से 11 मई के बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो उस कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान के एयरफोर्स ने इतना कमाल का परफॉर्म किया है कि जिन कंट्रीज़ के फाइटर जेट्स पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए थे तो वो कंट्रीज़ भी पाकिस्तान से आकर पूछ रही है कि भाई इसमें ऐसी क्या टेक्नोलॉजी तुमने इस्तेमाल करी है जो इतना कमाल कर दिया। और ये उनको भी नहीं पता है कि सारा का सारा पाकिस्तान की स्वदेशी टेक्नोलॉजी का कमाल है। इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की कॉमेडी यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि आगे उन्होंने ये भी कहा कि हमारे साइबर वॉरियर्स ने भारत में स्टेडियमों की लाइटें बंद कर दी, वहाँ IPL बंद हो गया, डैमों से पानी अपना आप रिलीज़ हो गया, पावर ग्रिड बंद हो गई और ये सारे साइबर अटैक्स पाकिस्तान के बच्चों ने किए हैं। वैसे एक बात माननी पड़ेगी कि इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से कोई भी इनको मुँह नहीं लगाता है। और वैसे एक बात तो सच है कि जिन कंट्रीज़ के फाइटर जेट्स इन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट में इस्तेमाल किए थे तो वो कंट्रीज़ इनके पास आई ज़रूर थी, लेकिन ये पूछने के लिए नहीं कि ये कमाल तुमने कैसे किया, बल्कि ये पूछने के लिए कि किस मनहूस घड़ी में हमने तुमको ये एयरक्राफ्ट देने का निर्णय लिया था। और ये तो आपको याद ही होगा कि ये वही हैं जिनसे जब पूछा गया था कि आप जो क्लेम कर रहे हैं कि भारत के जेट्स गिराए गए उसके एविडेंस कहाँ हैं, तो उनका कहना था कि एविडेंस तो सोशल मीडिया पर है। और रही बात पाकिस्तान की स्वदेशी टेक्नोलॉजी की, तो हम तो बस यही कहेंगे कि भाईजान अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें। हमारा मुंह मत खुलवाइए, खामखा ये वीडियो डिमोनेटाइज हो जाएगी। और हाँ, पाकिस्तानों के हैकरों ने तो वैसे भी कमाल किया ही है। बाकी जो दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसका असर हमारे पड़ोस में कुछ ज़्यादा ही है। अब पानी तो वहाँ है नहीं, तो डिहाइड्रेशन भी हो ही रहा होगा। तो डिहाइड्रेशन में अक्सर इस तरह की बयानबाजी हो ही जाती है। और तो और डिहाइड्रेशन का असर इतना बुरा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कंडेम और में कोई फ़र्क नहीं समझते हैं। ऑल तो उसे डिलीट करके दोबारा से लिखा गया। अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ईरान की स्टेट मीडिया के क्लेम के मुताबिक ईरान ने इसराइल के तीसरे F-35I फाइटर जेट को भी इंटरसेप्ट करके शॉट डाउन किया है। और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ईरान ने इसराइल की एक फीमेल पायलट को भी कैप्चर किया है, लेकिन स्पष्ट कर दे कि अभी तक ईरान ने इससे संबंधित ऐसे कोई भी विजुअल प्रूफ या एविडेंस रिलीज नहीं किए हैं। और एयरक्राफ्ट के मलबे की जो इमेजेस शेयर की जा रही हैं तो AI से जनरेट की हुई हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन कारगिल वॉर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए हवलदार उधम सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2018 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए राइफलमैन औरंगजेब खान ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1956 में नागालैंड में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल जगन्नाथ रावजी चिटनिस वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन सियाचिन ग्लेशियर में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए लांस नायक रमेश सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न है कि दुनिया में टोटल कितनी कंट्रीज है जो कि F-35 को ऑपरेट कर रही हैं। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर।
उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।